तो देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध का संकट बरकरार है, छठा दिन है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा और दोनों ही तरफ से लगातार हमले भी तेज होते जा रहे हैं। रूस जो कि कीव पर कोशिश कर रहा है कब्जे की पूरी तरीके से। अभी तक का अपडेट आपको जल्दी से बता देते हैं कि अभी तक इस युद्ध में क्या कुछ और निकलकर सामने आया है। आपको बड़ी बातें इस युद्ध से, इस संकट से जुड़ी हुई बताते हैं कि कैसे इस युद्ध का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अपडेट सबसे पहले आप देखिए, आज छठा दिन है रूस यूक्रेन के बीच। ये युद्ध 6 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी जारी है। इसके साथ ही कीव की घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। लगातार रूस कर रहा है कब्जे की कोशिश। हालांकि रूस ये कह भी रहा है कि वो कब्जा नहीं चाहता यूक्रेन पर। कल रूस यूक्रेन की बातचीत फेल, रात में भारी। रात में लगातार जो बमबारी है वो तेज की जा रही है, मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं। इधर यूएन महासभा में यूक्रेन संकट पर चर्चा अभी भी हो रही है। सभी देश अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। यूक्रेन से 2012 भारतीय लौटे और इसके साथ ही अब भी हजारों जो फंसे हुए हैं उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से सुरक्षित वतन वापस लाने की कोशिशें भी हो रही हैं। खासतौर से मुश्किलें उन छात्रों के लिए है जो कीव में फंसे हुए हैं, क्योंकि कीव में इस वक्त बमबारी है, हमले लगातार हो रहे हैं और उन छात्रों तक कैसे पहुंचा जाए, उन्हें कैसे सुरक्षित निकाला जाए वहां से और फिर सुरक्षित देशों के जरिए अपने देश वापस लाया जाए, ये फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर और आ रही है रूस के हमले से जुड़ी हुई। रूस जिस तरह से अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है, युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन का आरोप है ये रूस पर, यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप कि 5वें दिन वैक्यूम बम का इस्तेमाल हुआ है। रूस ने 5वें दिन यानी कि कल की बात कर रहा है यूक्रेन की, कल वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया, लेकिन जेनेवा समझौते के तहत वैक्यूम बम पर पाबंदी है। बट यूक्रेन की अगर हम बात करें, यूक्रेन जिस तरह से बड़ा आरोप लगा रहा है वो ये कह रहा है कि नियमों का उल्लंघन किया है, जेनेवा समझौता का उल्लंघन किया है रूस ने और वैक्यूम बम का इस्तेमाल युद्ध में किया। तो जेनेवा समझौते के तहत वैक्यूम बम पर पाबंदी है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, वैक्यूम बम इस्तेमाल कर रहा है रूस और कल यानी 5वें दिन उसने इस बम का इस्तेमाल किया है। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं वैक्यूम बम, जिसको लेकर ये कह रहा है कि इस्तेमाल किया है, वैक्यूम बम आखिर है क्या। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन को पूरी तरीके से खींच लेता है, इसीलिए यह खतरनाक है और इसी का आरोप लग रहा है कि इसने 5वें दिन इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम ऑक्सीजन खींचकर विस्फोट करता है, तबाही फैलाता है। पहले वो वातावरण से ऑक्सीजन को पूरी तरह खींचता है और उसके बाद विस्फोट होता है और उसी को वैक्यूम बम कहा जाता है, जिसे जेनेवा समझौते के तहत इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह नियम तोड़ने का आरोप लग रहा है रूस पर। अल्ट्रासोनिक शॉक वेव छोड़ता है वैक्यूम बम, विस्फोट होता है धमाके से बड़े पैमाने पर और एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो बड़े इलाके में अगर तबाही फैलानी हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इस पर प्रतिबंध है। रूस ने 2007 में वैक्यूम बम विकसित किया था, 2007 में रूस ने ही वैक्यूम बम को विकसित किया था, यानी इसका निर्माण किया था, इसे बनाया था और इसी के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है यूक्रेन की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर कर्नल दानवीर आ गए हैं, उन्हीं से मैं सीधे ये बातचीत शुरू करती हूं। कर्नल दानवीर, वैक्यूम बम का आरोप लग रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि इस्तेमाल किया है 5वें दिन। हाँ, ये थर्मोबैरिक वेपन है जो रूस ने ये बनाया है और ये जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से ये बैंड है और उसका इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल से ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, बेसिकली ये इसको इस तरीके से देखा जाए कि इससे मटेरियल का नुकसान नहीं होता है। ये फ्यूल एयर एक्सप्लोजन है, इट इज़ समथिंग लाइक नेपाम बॉम्ब। फ्यूल एयर एक्सप्लोजन का मतलब है कि एयर के अंदर एक फ्यूल का एक्सप्लोजन किया जाए और जितनी भी ऑक्सीजन उसके इलाके में है, आसपास जो भी उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहाँ से वो ऑक्सीजन एकदम खींच लेता है। यानी कि जो भी व्यक्ति उस दायरे में आता है उसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका दम घुट जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इससे बिल्डिंग्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, इन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो मटेरियल पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ह्यूमन और एनिमल लाइफ पे एकदम से फ़र्क पड़ता है, दम घुटने से मौत हो जाती है।
यानी आप कह रहे हैं कि इमारतों को भले नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जान को सीधे सीधे ये किस तरीके से खतरनाक बन जाता है किसी के लिए भी, क्योंकि पूरा जो ऑक्सीजन है वो कहीं खींच लेता है। और इसीलिए ये आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है कि भाई समझौते का पालन नहीं किया रूस ने और इसका इस्तेमाल किया है। बहरहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान पूर्व राजनयिक विवेक काटजू सर को भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जुड़ गए हमारे साथ। विवेक सर, जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरह से युद्ध रुके, यूएन में भी चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं कि रात के अंधेरे में तो और ज्यादा बमबारी, और ज्यादा हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। कोई रास्ता निकलता हुआ फिलहाल तौर पर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, इस वक्त मुझे ये दिख रहा है कि रूस ने तो अपनी इच्छा शक्ति पूरी दिखाई है कि वो जो भी उनके उद्देश्य हैं, जो उन्होंने कहा है कि डीमिलिटराइजेशन और डीनाज़िफिकेशन, ये दो उद्देश्यों को वो चाहते हैं और उस पर पुतिन अड़े हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी एक बहुत ही मजबूती दिखाई है, उनकी जनता का राष्ट्रवाद आगे आया है और सरकार भी मजबूत है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उनके यूक्रेन के पीछे नेटो और पश्चिम देश सब खड़े हैं, तो यूक्रेन को इससे प्रोत्साहन मिल रहा है। इसीलिए आप देखिए पुतिन बार बार कह रहा है, वो धमकी भी दे रहा है कि भाई देखो ये यूक्रेन और हमारा मामला है, इसमें और देश शामिल नहीं हो तो हम इस मामले को निपटा लेंगे। हाँ, इसमें साफ है कि रूस की फौज बहुत बड़ी है, तो ये जो वो कह रहे हैं पुतिन, वो उनके फेवर में जाता है। तो अभी आपके सवाल का अगर मैं हाँ में ना में जवाब दूं तो नहीं, अभी कोई मुझे युद्ध रुकने की संभावना नहीं दिख रही है। युद्ध तभी रुकता है, जैसे कर्नल साहब आपको बताएंगे, जब या तो एक फौज को दूसरी फौज पूर्ण रूप से नष्ट कर, या फिर जो राजनीतिक या सामाजिक इच्छा शक्ति एक देश की है वो हीन हो जाए, वो खत्म हो जाए, लड़ने का मनोबल ही उनका टूट जाए। अभी तक ये ना रूस में है ना ही यूक्रेन में है, तो ये युद्ध अभी चलेगा। बिल्कुल, और कई देश भी इसको लेकर आशंका जाहिर कर चुके हैं कि जिस तरह से दोनों ही देशों की जो एक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है फिलहाल, वो तो यही है कि हम लड़ेंगे। और यूक्रेन भी इसको लेकर साफ कर चुका है, रूस के हमले तो तेज हो ही रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच एक दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जंग खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। कल दिन में दोनों पक्षों के बीच बेलारूस में एक लंबी बातचीत हुई, दोनों ने दोबारा बात करने पर भी सहमति जताई, लेकिन रात में रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। कई शहरों में धमाके किए गए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें भी जारी हैं, जिसमें रूस से तुरंत युद्ध रोकने को कहा गया है। हालांकि रूस ने हालात के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में अब सवाल ये उठ जाता है कि इस युद्ध का अंत आखिर कब होगा, ये युद्ध कब रुकेगा, एक बड़ा सवाल हो जाता है। और इसी बीच इस मुश्किल हालात, क्योंकि संकट की स्थिति है, बातचीत की बात कही जा रही है, लेकिन रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा। कुछ अहम सवालों का जिक्र यहां पर करना बहुत जरूरी हो जाता है। सवाल क्योंकि बरकरार हैं, जवाब का इंतजार अभी भी है। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत कब होगा? बातचीत एक दौर की हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमले जारी हैं। सवाल ये कि क्या संयुक्त राष्ट्र युद्ध रोक पाएगा? विचार तो हो रहा है, चर्चा भी जारी है, लेकिन हमले भी लगातार हो रहे हैं। सवाल कि क्या रूस को यूक्रेन रोक पाएगा? यूक्रेन किस तरीके से रूस को रोकेगा? ये कोशिशें कहां तक आगे जाएंगी और क्या इसका कोई नतीजा निकल पाएगा? क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं ये दोनों देश और क्या विश्व युद्ध का खतरा बन रहा है? सभी भारतीय वापस कब आएंगे? क्योंकि 2000 तो आ चुके हैं, लेकिन और भी हजारों की संख्या में जो भारतीय छात्र हैं वो फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं निकल पाया है कोई रास्ता कि आखिर उन छात्रों को कैसे लाया जाए। ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। कर्नल दानवीर हमारे साथ हैं। कर्नल दानवीर, आप भी लगातार देख रहे हैं इस युद्ध की स्थिति को, और लगातार जो रूस के सैनिक हैं वो बढ़ रहे हैं, यूक्रेन में घुसपैठ कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, अभी 2 दिन से हम बातें कर रहे हैं कि कीव की घेराबंदी हो गई है, और बातचीत जब चल रही थी बेलारूस में तो ये भी सुनने में आ रहा था कि रूस ने अपने हमले जो हैं कम कर दिए हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आई है इससे संकेत कुछ और मिल रहा है, और वो संकेत ये है कि अब कीव की चढ़ाई कभी भी हो सकती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि
क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये जो 64 किलोमीटर लंबी लाइन जो गाड़ियों की दिख रही है, दरअसल ये एमिनिशन ट्रेन है। एमिनिशन ट्रेन बोलते हैं इसको। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक टैंक T-90 1 मिनट के अंदर 3 से 4 गोले दागता है। और इस समय कीव के चारों तरफ रशिया की 41st आर्मी के तकरीबन 1,500 टैंक चारों तरफ लगे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, जब 1,500 टैंक चारों तरफ से गोले दागेगा, 1 मिनट में 4 राउंड एक टैंक अगर फायर करेगा, और इतनी जबरदस्त फायरिंग होगी कि जो डिफेंडर है यानी कि यूक्रेन की सेना के जवानों को सिर उठाने तक का समय नहीं मिलेगा, सांस लेने का समय नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत जबरदस्त एमिनिशन की जरूरत होगी, और वो एमिनिशन पूर्ति हो रही है इस एमिनिशन ट्रेन से। तो ये इस तस्वीर की अहमियत है, और ये संकेत दे रहा है कि कीव के ऊपर अब चढ़ाई होने वाली है। इस युद्ध को शुरू हुए 121 घंटे हो चुके हैं, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी यह युद्ध कहां जाकर रुकेगा और कब थमेगा किसी को नहीं पता। कोशिशें भले ही हो रही हो, लेकिन इसी बीच बड़ी खबरें युद्ध क्षेत्र से जो सामने आ रही है, युद्ध भूमि से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के ताजा हमले में यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि खार्किव और कीव के बीच का ये एक इलाका है जहां पर एक सैन्य ठिकाने पर रूस ने हमला किया और उसमें 70 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया गया है। तो एक और ताजा हमला, और उसमें एक बड़ा नुकसान यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन के 70 सैनिक इस हमले में मारे गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।